अब बात आई दूसरे इफेक्ट की। पहला इफेक्ट आपने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, अब आया दूसरा इफेक्ट। पहले दूसरे इफेक्ट को समझ लीजिए। मेरे कंधे पर ढेर सारे बैग, आप मुझे मिले, आपने कहा सर क्या हम बैग पकड़े? आपने पकड़े नहीं, लेकिन मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया, मैंने थैंक यू बोला। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब मैं दो इफेक्ट आपको समझा रहा हूं। दूसरा, उसमें आपने कहा सर लाइए 2 बैग हमें दे दीजिए, और मेरा वेट, मेरा लोड आपने शेयर किया। मेरे कंधे पे जो लोड था वो आपने शेयर किया, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ ना। कौन सा इफेक्ट बेटर है, पहला वाला जो आप पढ़ने वाले हैं वो वाला? यकीनन ये वाला, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें आपने मेरे बोझ को, मेरे लोड को शेयर किया है। इस इफेक्ट को हम केमिस्ट्री में रेजोनेंस कहते हैं। इस इफेक्ट के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। आपको एक एग्जाम में 10 सवाल मिले, मतलब एक एग्जाम दे रहे हैं आप जी, और लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, इन्विजिलेटर ने कॉपी लेनी शुरू कर दी है और आप आगे सीट पे बैठे हैं। आपके 10 सवाल बचे हैं और आपको उन 10 सवाल को पढ़ने का टाइम भी नहीं है। वो कॉपी लेते हुए, खींचते हुए आ रहा है इन्विजिलेटर। आपने फटाफट 10 के 10 सवाल को एक नजर में देखा, आपको हर सवाल के ऑप्शन में ये रेजोनेंस दिखाई दिया। आपने बिना देखे 10 के 10 सवाल में रेजोनेंस को टिक कर दिया, बिना सवाल पढ़े आंसर को रेजोनेंस टिक कर दिया। एक ऑप्शन रेजोनेंस है, आपने टिक कर दिया। इस बात की संभावना है कि 10 में से 10 के 10 सवाल सही हो जाएं रेजोनेंस को टिक करके। ये इतना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, समझ गए ना? इसलिए इस इफेक्ट को बहुत बारीकी से हमें पढ़ना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल इफेक्ट है, रेजोनेंस, या इसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। ये देखिए, अब इस इफेक्ट को भी मैं समझाऊंगा वैसे ही जैसे मैंने आई इफेक्ट समझाया था। क्या चीज होती है मीजोमेरिक इफेक्ट और कॉन्जुगेशन? आशीष मेरे क्लास का सपोज एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है। मैंने क्लास में देखा कि बहुत इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा स्किलफुल सवालों के जवाब देता है आशीष। तो मेरी नजर में आशीष की इमेज बनी कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है। क्लास के बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद में एक म्यूजिक कंसर्ट में गया, तो मैंने देखा कि वहां आशीष बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है। तो मैंने कहा वायर वाट, 2.5 घंटा क्लास में मेहनत करने के बाद अब ये गिटार बजा रहा है। तो मैंने नाम रखा इसका गिटारिस्ट। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा गिटारिस्ट है। लंच के बाद जब मैं एक फ्लावर शो में गया तो इसने बहुत सारे फूल वहां लगा रखे थे, तो मुझे लगा अच्छा तो फ्लावरिस्ट भी है। और शाम को जब मैं मंदिर दर्शन करने गया रात के टाइम, मतलब थोड़ा सा शाम और रात के बीच में, तो मैंने देखा कि वहां ये भूखे नंगे लोग होते हैं, उनको कमल बांट रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है। तो मैंने कहा तो सोशल भी है। एक ही लड़का और 4 जगह पर 4 बार अपना अरेंजमेंट बदला है उसने। कहीं वो इंटेलिजेंट है, कहीं वो गिटारिस्ट है, कहीं वो फ्लावरिस्ट है, कहीं वो सोशल है। एक ही बंदा है। और जब शाम को घर पहुंचा आपने तो थक के चूर था, क्योंकि इतनी बार अलग अलग भूमिकाओं में रहने पर उसकी एनर्जी खर्च हो गई। बंदा एक, अरेंजमेंट अलग अलग, और फाइनली घर पहुंच के थक के चूर। मॉलिक्यूल एक, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग, हर बार अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट बदलने में एनर्जी का लॉस, और फाइनली घर पहुंच के धड़ाम, यानी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ऐसे इफेक्ट को जिसमें कोई मॉलिक्यूल बार बार अपना अरेंजमेंट बदलता है, इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कहते हैं। मॉलिक्यूल एक, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल के वो स्टेबिलिटी गेन करता है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। बार बार अपना अरेंजमेंट बदलता है। आप कहेंगे सर बार बार अरेंजमेंट बदलने से स्टेबिलिटी कैसे आई? आपने कभी बुजुर्ग आदमी को देखा है? ऐसे बैठा रहते हैं शांत, इसे कहते हैं स्टेबल है। एनर्जी कम हो गई ना बुढ़ापे में। और 5 साल के बच्चे को देखिए क्या धमाचौड़ी मचाता है, वो हाई एनर्जेटिक बच्चा है, तो स्टेबिलिटी नहीं है, एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता। अब कैसे इस 5 साल के बच्चे की एनर्जी को उसके पापा ने कम किया? एक दिन उसके पापा ने देखा उसका बच्चा बिजी है और वो अपने बेटे से बात करना चाह रहे थे, 5 साल का बच्चा।
5 साल का बच्चा एक जगह पर बैठता नहीं है, अगर बैठा है तो उसका मतलब डल है, बीमार है, अदरवाइज वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। तो पापा ने कहा बेटा मेरे पास बैठ के एक पोएम सुना दो। तो बेटा कहता पापा देख नहीं रहे हो मैं खेल रहा हूं अभी। पापा ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। पापा को एक युक्ति सूझी। पापा ने कहा बेटा क्या कर रहे हैं आप? बोला पापा देखा नहीं मैं उछल रहा हूं। बोला बेटा बस इतना ही उछल पाते हैं आप? जब मैं आपकी उम्र में था तो मैं तो क्या उछला करता था। बच्चे को जोश आ गया। बच्चे का पापा भी देखो, बच्चा और उछला। पापा का नहीं 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 तुमसे नहीं हो पाएगा। बच्चा और उछला। पापा कह रहे तो बेटा तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम अपना खेलो। बोला नहीं पापा आप देखो, और उछला। उछलते 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 पापा ने उसको प्रोवोक करा, वो इतना उछला कि थक के चूर हो गया। और पापा के बगल में आके कहता है कौन सी पोएम कह रहे थे आप? तो कुल मिला के पापा ने उस बच्चे को उछाल उछाल के उसकी एनर्जी को कम कर दिया। एक ही बच्चा, उसका अरेंजमेंट बदला, कभी ऐसे उछला, कभी ऐसे उछला, कभी ऐसे उछला, कभी ऐसे उछला, उसका अरेंजमेंट बदल गया और वो बच्चा फाइनली सारी एनर्जी खर्च करके स्टेबल होकर बैठ गया। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन करने के लिए अपने अरेंजमेंट को बार बार बदलेगा तो उस बार बार अरेंजमेंट बदलने की वजह से उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी और मॉलिक्यूल फाइनली स्टेबल होकर बैठ जाएगा। इस प्रकार के अरेंजमेंट चेंज करने से स्टेबिलिटी गेन करने की इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल एक्स अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, एक्स डैश, एक्स डबल डैश, एक्स ट्रिपल डैश, इसकी एनर्जी 100 किलो जूल है माना। इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसने पहला अरेंजमेंट बनाया, 10 किलो जूल की एनर्जी कम हुई, 90 किलो जूल रह गई, 15 की कम हो गई, 75 किलो जूल रह गई, 30 की कम हो गई, 45 किलो जूल रह गई। तो जो फाइनल मॉलिक्यूल बना X3 डैश, इसमें एनर्जी 45 है। जो प्रारंभिक मॉलिक्यूल था उसमें एनर्जी 100 किलो जूल है। तो कितनी निकल गई? 55 किलो जूल निकल गई। जो एनर्जी बाहर निकल गई इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यानी पोटेंशियल एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल के अंदर उतनी अनस्टेबिलिटी होती है। देखिए एक्स सबसे अनस्टेबल है और एक्स डैश सबसे स्टेबल है। और रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा निकलती है, इसमें 55 निकल गई, इसमें 25 निकली है, तो एक्स डबल डॉट से एक्स ट्रिपल डॉट ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा निकलती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। इस पूरी प्रोसेस में जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक्स से एक्स डैश, एक्स डैश से एक्स डबल डैश, एक्स डबल से एक्स ट्रिपल डैश, इन बीच के सारे स्ट्रक्चर्स को जो ये बन रहे हैं हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। और उतनी पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर कम हो जाएगी, यानी कि उतनी की स्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, एक और खास बात आपको बताया। अब मैं जब अगले दिन क्लास में आया तो मैंने आशीष के गले में पट्टा लगा दिया। पट्टा का मतलब जैसे वकीलों के गले में होता है ना वो सफेद रंग का, उसमें लिख दिया इंटेलिजेंट, गिटारिस्ट, फ्लावरिस्ट, सोशल। आपने पढ़ा, अच्छा आशीष तुम फ्लावरिस्ट भी हो, अरे आशीष तुम गिटारिस्ट भी हो, अरे आशीष तुम इंटेलिजेंट भी हो, अरे आशीष तुम सोशल भी हो। तो एक ही बंदे के अंदर जब सारे कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होते हैं जो जो उसमें हैं एक जगह पर, उसे कहते हैं हाइब्रिड। जिन बच्चों की बायो है वो जानते हैं ना बायोलॉजी में हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। जैसे म्यूल इज द हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी, उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और हाइब्रिड हमेशा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है। म्यूल के अंदर जितना स्ट्रेस और जितना लोड म्यूल सह सकता है उतना हॉर्स या डोंकी के बस का नहीं है। तो म्यूल जो उनका हाइब्रिड है, उनके क्रॉस से बना है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है। तो हाइब्रिड एक स्टेबल चीज है, पहली चीज। तो यहां पर फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सारे कैरेक्टर दिखाई देंगे उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। तो हाइब्रिड के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, दूसरी खास बात क्या है कि जो बाकी स्ट्रक्चर हैं ये हमारी इमेजिनेशन है। एक्चुअली आपको शायद पता नहीं होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। नहीं समझे मेरी बात,
मैं समझाता हूं, बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। राम मेरा स्टूडेंट है, मैं आज इस राम से मिला हूं, आज मैंने इसको 5 घंटे पढ़ाया, मुझे राम के अंदर बहुत टैलेंट नजर आया। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको नहीं पढ़ा पाया और मेरा ट्रांसफर हो गया या मैं चला गया। फिर राम से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन राम मेरी मेमोरीज में था कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। करीब 8 साल बाद राम की मुलाकात मेरे से हो गई, या मेरी मुलाकात राम से हो गई। तो मैंने कहा, अरे राम, तुम्हें याद है 5 घंटे? बोला, हाँ सर मुझे आपकी याद है। भाई मुझे अगर राम याद था तो राम को भी मैं याद होंगे ना, आफ्टर ऑल हम भी ठीक ही पढ़ाते हैं आपको। तो राम के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो राम भी बड़ा खुश हुआ और मैं भी बड़ा खुश हुआ। मैंने राम से पूछा, राम तुम क्या कर रहे हो? बोला, सर मैं आईटी से पास आउट हो गया हूँ, आप जॉब कर रहा हूँ। बोला, आईटी में क्या रैंक आया था? बोला, सर 3rd रैंक था ऑल इंडिया। तो मैंने तो उसके उन 8 सालों को नहीं देखा, लेकिन मेरी इमेजिनेशन क्या है कि राम ने इन 8 सालों में बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, बहुत अच्छी किताबों से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, मनोज जोशी सर के वीडियोस भी देखे होंगे, तभी तो वो आईटी में 3rd रैंक पे आया। मेरे दिमाग में इमेज आई ना, ये ऐसी इमेजिनेशन जो मेरे सामने नहीं हुई लेकिन रियलिटी के करीब है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आईटी में कम से कम 3rd रैंक तो नहीं आती। बिना अच्छी किताबों के, बिना अच्छी हेल्प के, बिना अच्छे मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के 3rd रैंक नहीं आती है। आई, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा, मैंने तो नहीं देखा, मेरे लिए इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसी इमेजिनेशन जो यथार्थ के यानी रियलिटी के करीब है। इसलिए रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एक हाइपोथेसिस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर रियलिटी के करीब होते हैं। तो कोई मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। कोई मॉलिक्यूल जितने भी स्ट्रक्चर अपने अरेंजमेंट को चेंज करके बनाता है, उनके समरी को, उनके सारे स्ट्रक्चर के डिफ्लेक्शन को हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर उसके सारे स्ट्रक्चर में आई हुई प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है। रेजोनेंस एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो उस तमाम अरेंजमेंट को बदलते समय निकलती है। पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर होती है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होता है, और रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है रेजोनेंस उतना स्टेबल होता है। कोई मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा अरेंजमेंट बदलेगा यानी जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा वो उतना स्टेबल होगा, और हाइब्रिड में उन सारे स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस। मैं समझता हूँ सारे बच्चों की समझ में आई बात कि रेजोनेंस किसको कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेजोनेंस के 3 पॉइंट होंगे। पहला कि रेजोनेंस को बनाते कैसे हैं, दूसरा बनाने की क्या शर्तें होती हैं, तीसरा स्टेबिलिटी क्या होती है, चौथा रेजोनेंस के कितने प्रकार होते हैं, और पांचवा रेजोनेंस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर प्रभाव होते हैं। ये हमारा काफी विस्तृत टॉपिक रहेगा जिसकी चर्चा हम आपसे अभी करते हैं।